बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है मनाली। मनाली कुल्लू मनाली वाला नहीं, ये मनाली है और ये है मुंबई महाराष्ट्र से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अश्विन माह में इनका जन्म हुआ है। भाद्रपद और अश्विन माह में जन्मे लोग दिखने में सुंदर और भद्र पुरुष की भांति गंभीर होते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आत्मा जो है वो कभी कभी कमजोर या परेशान हो सकती है, चिंतित हो सकती है, समस्याएं जीवन में थोड़ी बहुत आ सकती हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति खुद के काम के लिए कभी कभी आलस्य दिखा सकता है। ऐसा ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा इनकी कुंडली में पापग्रह होंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के साहस को, व्यक्ति के इमोशन को, व्यक्ति के जीवन में आने वाले शुभ फलों को और व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को, इन सबको थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको महीने में जो एक बार ऐसी स्थिति आती है जहां व्यक्ति बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है और एक बार बिल्कुल ही निगेटिव हो जाता है। इस चीज को समझना होगा और उस वक्त को बिल्कुल ही समझना होगा कि वो कौन सा वक्त है। और ज्योतिष के हिसाब से वो कृष्ण पक्ष के अमावस्या का वक्त होता है। जैसे जैसे आप अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप थोड़े सकारात्मक छोड़ करके नकारात्मक ज्यादा होते जाएंगे। और कभी कभी बिल्कुल व्यक्ति हाइप करता है और बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कभी बिल्कुल ही सुस्त सा हो जाता है। शनिवार के जन्मे होने से पंचांग थोड़ा कमजोर सा जरूर मैं बन रहा हूं, अभी तक कुछ भी अच्छा मुझे नहीं मिला है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं और कई बार व्यक्ति जो होता है जो चीज पाना चाहता है उसमें उसकी मशक्कत चौगुनी बढ़ जाती है, या मेहनत बढ़ जाती है या बढ़ानी पड़ती है, जो भी कहना चाहे। मोटे बाल, मोटे नाखून और जो होता है वो व्यक्ति थोड़ा सांवला भी हो जाता है। हालांकि वो एक स्थिति अच्छी अलग वाली है क्योंकि यहाँ पे शनि लग्न में बैठे हैं तो ये भी प्रभाव एक दिखता है। और वहां पे शनि जो है वो बुध की राशि में बैठ रहे हैं तो मिथुन राशि में, तो व्यक्ति गौर वर्ण का सुंदर काया वाला हो जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये बहुत बढ़िया। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा ठीक नहीं होते, इस वजह से अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा ही सजग रहिएगा। इनकम नौकरी से होती है, आय बंधी होती है, पर वो आगे बताऊंगा क्यों। किस शुक्ल योग में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में एक लाभकारी स्थिति देख रहा हूं। नागकरण ये ठीक नहीं होता। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति व्यापार भी अपना करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से बता दूं तो इनका जो जन्म नक्षत्र है वो चंद्रमा जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। और इस कुंडली के लिए सूर्य जो होते हैं वो अष्टमेश होकर के, नीचाभिलाषी होकर के, जहां शुक्र मालव्य योग और शनि शश महापुरुष योग बना रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना व्यक्ति के भाग्य को और व्यक्ति के दिमाग को पॉलिटिकली जो है वो एक्टिव करता है। बुध और गुरु का एक साथ बैठना व्यक्ति के जीवन में धर्म और अध्यात्म का क्षेत्र विकसित करता है। सूर्य और चंद्रमा का बैठना व्यक्ति के पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त करवाता है। सूर्य और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, लेखन क्षमता का प्रिय और लेखन शैली का मजबूत, साथ ही साथ तीव्र बुद्धि और मानसिकता का बना देता है। गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना वहां पे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का मंथन चलता रहता है। ये इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, पर वो मैं आगे और भी चर्चा करूंगा। आपकी कुंडली में मैं यहीं पे आपकी कुंडली में पंचांग को थोड़ी सी बात मैं बता दूं तो पंचांग बहुत मजबूत नहीं है, इस वजह से कुंडली थोड़ी प्रभावित होगी। पर इनका सवाल सबसे पहले पढ़ दूं। नौकरी कभी, कहां, कैसी और स्टेबल रहेगी या नहीं। एक पिता कितना अपने बेटी के बारे में सोचता रहता है और कितना वो उसके लिए चिंतित होता रहता है ना। और सबसे तो अच्छी बात यह है कि दुनिया में जितने भी संबंध बने हैं क्रमशः वो सभी में सबसे ज्यादा जो पवित्रता जिस रिश्ते में है वो माता और पिता, माता पुत्र, पिता पुत्र, पिता और बेटी का, मतलब पिता और बेटी का संबंध सबसे ज्यादा श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होता है। और ये सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। पिता और पुत्र का इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होता, पर पिता और पुत्री का बहुत ज्यादा होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों में से कुछ लोग जब फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी आपको देख करके ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कहीं दूर बैठे हैं, यूं ही पास में बैठे हैं
और यूं बातें हो रही हैं। अभी इसके बाद शाम वाला जो कार्यक्रम बनने वाला है वो आप लोगों की प्रतिक्रियाओं पे मैं उत्तर लेकर के आने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे स्थितियां कुछ अजीब सी बन रही हैं, कुछ अच्छी भी बन रही हैं तो कुछ बुरी भी बन रही हैं। और ये स्थिति जो है वो सारे ग्रहों की जो बन रही है वो ऐसे देखिए। सबसे पहले मैंने कौन सा चिन्ह लगाया था? शनि पे लगाया था। यहाँ व्यक्ति को नौकरी मिलते देखी जाएगी, और क्योंकि शनि नौकरी के कारक होते हैं, उनकी 10वीं दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ेगी, जहां का अधिपति वहीं बैठा है। और ये है, सवाल है कि हाँ है तो है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? क्योंकि दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि जन्म कुंडली में दशम भाव तो ठीक है, लग्न भी बली है, लेकिन चंद्रमा जब कमजोर हो जाते हैं तो वो थोड़े मशक्कत बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ मैंने दूसरा चिन्ह जो लगाया था वो यहाँ पे गोल घेरा लगाया था, जहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया था कि व्यक्ति का जो स्टेबल होना होता है, जैसे व्यक्ति के पास साहस, व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का समाज, सोशल लाइफ, और जो उसका पुरुषार्थी होना होता है, वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल स्टेबल है। मतलब, और एक बात बड़ी अद्भुत है कि दशम स्थान के अधिपति को या दशम स्थान से अगर शनि का संबंध बन जाता है तो जातक नौकरी में उत्तीर्ण हो जाता है और नौकरी करने वाला होता है। क्लियर है? उनकी तीसरी दृष्टि यहां जातक को आलसी और औंधे मुंह से जगने वाला बना देता है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिपति का भाग्य भाव में जाना व्यक्ति के जीवन में धार्मिक पति को मिलने वाला, और धार्मिक और धर्म से जुड़ा हुआ पति और आध्यात्मिक नेचर का मिल जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा होता है, कमजोर नहीं होता। लेकिन सप्तमेश के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो कि चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं और पापी भाव के अधिपति हैं, तो वो क्रूर भी कभी कभी होगा, या कभी कभी राजनीति भी करने वाला, या थोड़ा झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। ये कौन हो सकता है? तो आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपकी बुद्धि भी हो सकती है, आपका मन भी हो सकता है, और आपका धर्म भी हो सकता है। मतलब संपूर्ण जो है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पाप भी समाया रहेगा। मतलब थोड़ा सा व्यक्ति जो होता है वो प्रैक्टिकल भी होगा, कहने का मेरा मतलब ये। नौकरी कब के बारे में पूछा, देखो अभी तो राहु की दशा चल रही है, और इस राहु की स्थिति को अगर हम समझते हैं तो राहु 12वें में शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, तटस्थ है, न तो बहुत ज्यादा अच्छे न तो बहुत ज्यादा बुरे। और राहु मूल नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति केतु जो है वो मंगल के साथ बैठ करके इस भाव को सुदृढ़ और मजबूती दे रहे हैं शुभ ग्रह में बैठ करके। इस वजह से राहु और केतु की दशाएं खराब नहीं है, ठीक है, पर हाँ वो अपना काम कर रहा है और बहुत ही मजबूती से कर रहा है। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में एक लाजवर्त डाल देना चाहिए, या फिर शनि का रत्न नीली भी धारण किया जा सकता है। ये बात मैं कह सकता हूं, ये इतनी बात क्लियर है। मतलब अगर कहा जाता है बुद्धिया विहीनमते विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति मिषवामत विषमापद मृत्यु तुल्यम वाली बात हो जाती है, तो व्यक्ति जो है वो अभी थोड़ा सा भटका हुआ भी हो सकता है। और मैं समझता हूं कि ये भटकाव 2024 के जून तक चलेगा। मतलब इस दौरान आपको थोड़ा सा उसको कभी कभी चपेट लगानी हो तो लगा सकते हैं। हालांकि अब ये बहुत बड़ी हो गई हैं, उस अवस्था को पार कर गई हैं जहां आप इन्हें चपत नहीं लगा सकते, और स्त्रियों को तो छूना भी नहीं चाहिए, तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व गंभीर है, लग्न में शनि बैठे हैं तो मैं इसे गंभीर ही समझूंगा, और दशम भाव भी बिल्कुल ठीक है। 2 ग्रह उच्च के या स्वग्रही हों तो खराब बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी ठीक है। इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य महत्वपूर्ण और चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये दोनों एक साथ बैठे हैं बुध के साथ, जो कि मकर लग्न की कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अष्टम भाव, छठे भाव के अधिपति होने के साथ साथ भाग्य भाव के अधिपति, और शुक्र इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं, मतलब योग कारक। तो योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में स्वग्रही बैठा, नक्षत्र स्वाति का पकड़ा है, जिसके अधिपति जो है वो राहु 12वें में बैठ रहे हैं, व्यक्ति को व्ययात्मक या व्यक्ति के पीछे व्यय पिता को करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां कई बार दिखती हैं। एक बात और कहता हूं, व्यक्ति जो है वो हार्डवेयर से जुड़ करके कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है, जैसे मशीन और जैसे भारी भरकम काम, मशीन मैकेनिक्स का काम, जो मशीनरी का क्षेत्र बनता है, हार्डवेयर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक, और जैसे होता है ना वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे मशीन मतलब बड़ी बड़ी मशीनों के पास जाकर के काम करने वाला मैकेनिक्स, या बॉडी पार्ट्स जो होता है वो स्पेयर पार्ट्स वगैरह, या फिर पहाड़ का काम, बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, आर्किटेक्ट वगैरह, जो सिविल इंजीनियरिंग होता है वो उधर से भी व्यक्ति जो है वो कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में भी काम कर सकता है।
साथ ही साथ दूसरे नंबर पे व्यक्ति जो है वो मैनेज करने का काम, मैनेजमेंट का काम, शुक्र से संबंधित जितने भी सजाना, इत्र, खुशबू से संबंधित, पशुओं से संबंधित, जमीन से संबंधित, फसलों से संबंधित, भैंस, गाय, भैंस ज्यादा, गाय भी ठीक है, फूलों से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, पत्थरों से संबंधित, रत्नों से संबंधित, आभूषणों से संबंधित, चांदी से संबंधित और नेटवर्क से संबंधित, अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना हो उससे संबंधित, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में। अगर नौकरी ना लगे तो की बात कर रहा हूं। ये यहां तक बात खत्म। इनका अगला सवाल है, इन्होंने पूछा है कि विवाह कब, कैसे, किससे और कहां होगा। वाह, एक साथ कितने सारे तीर मारे हैं श्रीमान। विवाह कब, अभी इनकी कुंडली 1992 के हैं ये, इनकी कुंडली में विवाह का योग जो चल रहा है अभी भी चल रहा है। 2024 के छठे महीने तक आपको ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, पिता का दायित्व तो ये बनता है। और मैं समझता हूं कि अभी जो गुरु का गोचर है वो इनके राशि से, कन्या राशि से जो जा रहा है वो मीन में आएंगे जब, तो और भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। अप्रैल में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव बदलेगा। किसी ने मुझे कहा भी है कि आप अप्रैल वाली जो कुंडली होगी वो थोड़ा बना दीजिएगा पंचांग की, मैं बना दूंगा, उस पर कार्यक्रम ला दूंगा, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान बना दूंगा। तो ये स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होगी कन्या राशि के लिए, विवाह आदि के लिए और शुभ कर्म के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यवसाय के लिए, यश, कीर्ति, मान, सम्मान के लिए, ये सब गुरु का गोचर इनके लिए ठीक रहेगा। सप्तमेश चंद्रमा बनते हैं और वो जाकर के कन्या राशि में उसी राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं हस्त नक्षत्र में। ये अच्छी बात है, मतलब बुध हस्त नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और चपल चंचल चालाक बनाने के साथ साथ गंभीर वाणी का भी बनाएंगे और व्यक्ति के स्वभाव को भी गंभीर बना देंगे, क्योंकि लग्न में शनि व्यक्ति को गंभीर और ज्योतिष विद्या का जानकार और गूढ़ और रहस्यमय चीजों पर परिचर्चा करने वाला बना देते हैं। क्लियर है। मैं जल्दी जल्दी, पीछे कुछ दिन ठीक था, फिर बीच में जल्दी जल्दी बोलने लगा था, अभी फिर मैं फिर से शांत होना चाहता हूं। तो ये स्थिति थी। तीसरा चिन्ह मैंने लगाया था राहु का, यहां पे देखना, ये ठीक नहीं था। इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। उस राहु की 7वीं दृष्टि यहां पे व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजीपन और जीवन में कई बार शत्रुता, हालांकि शत्रुओं से लड़ने की क्षमता भी रहेगी क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं। या देखेंगे तो मंगल अगर यहां बैठेंगे तो खराब नहीं होगा, या छठे भाव में अगर बुध की राशि भी बन जाए तो खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि दुश्मन और विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति के पास लड़ने की ताकत है। और एक बात मैंने और भी लगाई थी, देखिए यहां से एकादशवें भाव के अधिपति को यहां जाते दिखाया था। ये वृश्चिक राशि, यहां के अधिपति यहां बैठे मंगल, तो एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम छठे में जाना या 8वें में या 12वें में जाना थोड़ा बहुत कमजोर भी करता है। इस वजह से व्यक्ति की आय और उसका जो लाभ है वो प्रभावित होता है, मतलब जो प्रॉफिट है उसका वो डिक्रीज होता है, वो मिनिमाइज होता है। तो इस वजह से आपको मंगल की दशा में थोड़ा बहुत सावधान होने की आवश्यकता होगी। वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबल योग है क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति छठे में जा रहे हैं। यहाँ पे राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करे और साथ ही साथ अपने माता के साथ संबंधों को जितना ज्यादा हो सके सुदृढ़ और मजबूत करने का और जिद्दी न होने का प्रभाव विकसित करे। क्लियर है। राहु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। इस वजह से पेट और कमर और कई बार घाव, फोड़ा, फुंसी, रक्त से संबंधित समस्या होने के कारण चमड़े से संबंधित समस्या भी होती है और व्यक्ति के आत्मबल को कमजोरी मिलती है। साहसी व्यक्ति होने के बावजूद भी कई बार थोड़ा सा अपने प्रभावों को कमजोर सा महसूस करता है। क्लियर है। शनि जो बैठे हैं वो श्रवण नक्षत्र के वक्री 18 डिग्री के, जिसके कारण इनका प्रभाव यहां पे भी रहेगा। झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, किसी से उलझने की बारी नहीं है। राहु का प्रभाव यहां है, यहां के अधिपति छठे में जा रहे हैं। चंद्रमा को अमावस्या दोष लगा हुआ है। माता के साथ और किसी पे भरोसा करने से 100 बार सोचिएगा। और किसी के साथ अगर मैं समझता हूं कि पार्टनर वगैरह भी करना हो, बनाना हो, तो भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। विवाह वगैरह आपकी कुंडली में गुरु जो मंगल बैठे हैं छठे स्थान में, वस्तुतः तो आप वैसे मंगलिक नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह मिला करके ही करना चाहिए क्योंकि इस भाव पे शनि की दृष्टि है और इस भाव से केंद्र में शुक्र जा रहे हैं और इस भाव के अधिपति जो हैं वो अमावस्या दोष से पीड़ित हो रहे हैं इस वजह से। और नवांश कुंडली में यहाँ राहु आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं, ये थोड़ा ठीक, पर गुरु नीच के हो जा रहे हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं। बुध और शनि संतुलन पैदा करेंगे, यहाँ राहु केतु का प्रभाव और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में छठे स्थान में और वस्तुतः यहाँ के अधिपति शनि 12वें में। प्रेम रहने के बाद भी व्यक्ति कई बार बताता नहीं है और कई बार व्यक्ति का पति खर्चीला होता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में लग्न कुंडली के जो सप्तमेश हैं वो चंद्रमा कन्या में बैठे हैं। अब आपको अपने कुंडली को मिलाने समय उस लड़के की कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा।
कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। और दूसरी बात, तो अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखे तो यहां कन्या के बैठे हैं और यहां वो मीन के जा रहे हैं, मतलब कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, अपने भाव से सप्तमस्त, सप्तमेश का जाना ये अच्छा होता है। इस वजह से दाम्पत्य अच्छी होती है और दाम्पत्य अच्छा बीतेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई लड़का कन्या लग्न का हो, कन्या राशि का हो, तुला लग्न का हो, तुला राशि का हो, या उसके बाद कर्क लग्न का हो, कर्क राशि का हो, वृषभ लग्न का हो, वृषभ राशि का हो, आराम से विवाह कर सकते हैं। राशि के आधार पर और दिशा के आधार पर पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। वैसे आप वायव्य कोण यानी कि उत्तर और पश्चिम की दिशा में भी विवाह कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा धन कैसा है। तो धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे, यह अच्छी बात है। इससे केंद्र में शुक्र का स्वग्रही होना, यह अच्छी बात है। उस पे गुरु की दृष्टि पर नीच की, लेकिन धन भाव के अधिपति पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो खराब नहीं होगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा अनकंट्रोल हो रहे हैं, वो ठीक नहीं बन रहे हैं, और सूर्य के साथ व्यक्ति नैतिक तत्वों से युक्त होकर के ही धन कमाता है और साम्रांत होता है। और सबसे अच्छी बात कि एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां और एक ग्रह यहां, मतलब 4 ही घर में सारे ग्रह बैठे हों तो केदार योग बनता है। और इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो आलसी होता है, पर पैसे अच्छे कमा लेता है, धन अच्छे इकट्ठा कर लेता है, भौतिकीय सुखों का भोक्ता होता है, गंभीरतम स्थिति को प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है और साथ ही साथ अखंड साम्राज्यपति योग हो जाता है। क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति गुरु के साथ, सप्तम भाव के अधिपति सूर्य के साथ, सप्तम भाव के अधिपति बुध जैसे ग्रह के साथ और सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं। इनकी अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए आपको शिव जी की पूजा खूब करनी चाहिए। अब एक बात, चतुर्थ स्थान को भौतिकीय सुख संसाधन के अधिपति जन्म कुंडली में यहाँ ये नौकरी देने वाले बन रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव के बारे में मैंने चर्चा करी, ये ठीक बन रहा है। विवाह के लिए चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, शिव जी की पूजा फिर भी करनी चाहिए। मंगल का छठे भाव में जाना, पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना और विषम संख्या की राशि में बैठना ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ केतु मंगलवत होते हैं। केतु जो बैठे हैं वो मृगशिरा के, जिसके अधिपति मंगल वहीं बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं में सफल होने का योग भी देख रहा हूं और इसके योग 2026 के बाद और भी ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। हो सकता है कई बार आपके ग्रह आपके अनुकूल ना जाते हों, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम साथ छोड़ दें अपने जीवन का या फिर साहस का। संभव है कि कई बार आप थोड़े कमजोर हो जाएं। ऋण लाभ कैसा रहेगा? ठीक है, देने से बचिएगा क्योंकि चंद्रमा कमजोर हैं और छठे स्थान के अधिपति बुध जो हैं वो अमावस्या दोष के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिलवा तो रहे हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति भाव के अधिपति जो है वो ठीक है, पर पीछे राहु बैठा है और ये वक्री हो रहे हैं। इस वजह से पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है और व्यक्ति पिता का लाभ भी सर्वस्व भोगता है। छोटे भाई बहनों के साथ कई बार संबंध अच्छे भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं, पर वो ठीक है क्योंकि सूर्य यहां से बैठ करके देखेंगे तो मित्र की दृष्टि को देखेंगे, खराब नहीं है, संतुलित है, वो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऋण वगैरह का काम आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सामान्य है। बीमारी वगैरह आपकी कुंडली में, बीमारी तो नहीं है कोई ऐसे, लेकिन एक बात मैं जो देख रहा हूं उसमें आपको शीत जनित बीमारी और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता रहेगा, मतलब कोई लंबी और गंभीर बीमारी नहीं देख रहा हूं। तो आपको इस मामले में बिल्कुल ही घबराने जैसी कोई बात नहीं है। छठे स्थान के अधिपति अच्छे बैठे हैं, स्वग्रही हैं, गुरु के साथ है, चंद्रमा भी साथ में है। व्यक्ति दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन में रह लेता है या पाल लेता है, उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है और कई बार चीजें टाइम पे भूल जाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होती है और व्यक्ति जो होता है वो जज कर लेता है जल्दी ही किसी को कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, खुद के बारे में भूल जाता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मंगल रोग भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को मज्जा से संबंधित और मांस से संबंधित, रक्त से संबंधित कभी कभी समस्याएं दिखती हैं। वैसे व्यक्ति जो है वो, मैं समझता हूं कि राहु की दृष्टि है तो क्रोध भी कभी कभी जिद्दी या अपने जिद पे अड़ जाने वाली स्थिति बन जाती है। उसके बाद आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके स्थिति में अगला सवाल आपने पूछा है कि माता पिता, सास ससुर, इन सब चीजों का सुख कैसा रहेगा। चतुर्थ स्थान में केतु का प्रभाव है यहाँ पे और गुरु यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं थोड़े बहुत असंतुलन के साथ, लेकिन मैं इसे सामान्यतया यही कहूंगा कि विवाह किसी भी स्थिति में मिला करके ही करना चाहिए और वो ठीक भी रहेगा। वस्तुतः आपकी कुंडली में
गुरु का प्रभाव जो है वो लग्न को, गुरु का प्रभाव यहाँ पे मतलब लाभ को, और गुरु का प्रभाव यहाँ पर। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए सामान्य है, और यहाँ के लिए भी सामान्य है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि प्रेम विवाह करने से पहले और किसी भी तरीके के विवाह को करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु नीच के हैं और उसके अधिपति 12वें हैं, जो कि व्ययेश या व्यय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। हालांकि शुभ ग्रह के साथ हैं, यहाँ शुभ ग्रह बैठा है, यहाँ भी सूर्य चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से, तो एक चुप्पी सी होती है, या कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, या विवाह जैसे ही हो वैसे ही बहुत सारे खर्च एक साथ गिर पड़ते हैं या उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति ना हो। व्यक्ति को अपने पति के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और उसके आर्थिक पक्ष को बहुत ही गंभीरता से देखना होगा। साथ ही साथ उसके अंदर धार्मिकता कितनी है ये भी देखना होगा। वो कितना विधर्मी है, कितना धर्म को सम्मान करता है, आदर रखता है धर्म के प्रति, ये बात भी विचार करने की स्थिति बनती है। माता पिता, ये ससुराल में कौन कौन होंगे? ससुराल में वैसे कुटुंब वाला जो क्षेत्र है, ससुराल का क्षेत्र जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ ये एक तरीके से मैं ये बात कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो ये ठीक ही है। आजकल के जैसे न्यूक्लियर फैमिली के आधार पर जो चीजें बन रही है उसके आधार पर ये बात ठीक दिख रही है। वैसे कभी कभी व्यक्ति के ऊपर दारोमदार पूरा एक ही बार आ जाता है, ये बात आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। अगला सवाल है, बच्चे तो 2 से ज्यादा आजकल कोई होता नहीं, कौन सी महादशा अच्छी और बुरी रहेगी? इनकी कुंडली के लिए जो सबसे अच्छी महादशा मैं देख रहा हूं उसके आधार पर शनि की दशा, शुक्र की दशा और मंगल की दशा, साथ ही साथ बुध की दशा। ये क्रम के हिसाब से शनि सबसे ज्यादा बढ़िया, उसके बाद शुक्र की बढ़िया रहेगी, उसके बाद मंगल की बढ़िया रहेगी, उसके बाद बुध की अच्छी रहेगी। मैंने मंगल को थोड़ा कमजोर धन के मामले में कहा है, हो सकता है उस दौरान आपको जीवन में चैलेंज ज्यादा फेस करने पड़े, पर वो फिर भी ठीक रहेगा। मतलब आपको साहस भी देगा और ढाढ़स भी देगा और आपके काम बनेंगे भी, क्योंकि उससे केंद्र में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य उसका मित्र, चारों अच्छे ग्रह बैठे हैं, और इधर से केंद्र में उसकी राशि बनी है जिसपे इस भाव का अधिपति देख रहा है। चंद्रमा और मंगल का संबंध चतुर्थ दशम का ये बहुत अच्छा होता है। शुक्र के ठीक पीछे चंद्रमा का बैठना ये अच्छा होता है। गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना व्यक्ति सामान्यतया सबको साथ में लेकर के चलने वाला होता है। ये यहां तक बात मैंने कही। अब इनकी कुंडली के करियर वाले क्षेत्र पे आते हैं। यहाँ स्थिति ठीक है, यहाँ स्वाति नक्षत्र के राहु व्यक्ति को बहुमुखी, और कई बार व्यक्ति कई जगह से धन कमाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ अगर आप इस भाव को देखते हैं तो इस भाव से ठीक पीछे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा कई बार इसके प्रभावों को कमजोर भी करता है, और व्यक्ति को एक साथ कई सारे ऑप्शन दिखा देता है। मतलब उसको कई बार लगे कि ये पकड़ लूं, एक ही साथ परिणाम ना मिले, पर मिले तो कई सारे मिलने लगे, ऐसा भी कई बार होगा। और जीवन में आपको कंफ्यूजन में हमेशा रहना पड़ता है, क्योंकि बुध और चंद्रमा एक साथ हैं और चंद्रमा को अमावस्या दोष लगा है। दशमांश कुंडली में लग्न में शनि का बैठना और राहु और शुक्र का यहां बैठना धर्म भाव में 9 नंबर की राशि में, गुरु और केतु का यहां बैठना, और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में जाना, और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में मंगल कहां बैठे हैं? पीछे जा रहे हैं। अब जरा गौर से समझिए, तो दशमांश कुंडली का लग्न बली होगा, क्योंकि केंद्र के अधिपति केंद्र में बैठे हैं और यहाँ के अधिपति भाग्य में जाकर के वापस पराक्रम भाव को देख रहे हैं। यानी कि लग्न में शनि के बैठने से व्यक्ति बाहर से आकर के और व्यक्ति बाहर से जुड़ करके धन कमा लेता है। सूर्य जो है वो अमावस्या दोष पैदा कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब व्यक्ति का चंद्रमा अनस्टेबल हो रहा है और साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो निर्णय बहुत ही गंभीरता से लेने की बारी होगी हर बार। और साथ ही साथ यहाँ सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठेंगे तो पंचम के अधिपति और छठे के अधिपति का एक साथ बैठना व्यक्ति के पावर को कमजोर करने का प्रयास करेगा। जो उसकी कैपेसिटी है उस पे वो नियंत्रण नहीं रख पाए, या कई बार उसका सही तरीके से आकलन ना कर पाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उसके जीवन में कई बार मल्टीपल फेजेस ऐसे आएंगे जहां वो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला हो जाए और अपने आप को सही तरीके से बैलेंस ना कर पाए। परंतु एक बहुत अच्छी बात है कि इन सब थपेड़ों को जीत करके व्यक्ति काटते हुए जीत जाता है और अपने यश में वृद्धि कर लेता है। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो गुरु लग्न के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को, अपनी राशि को देख रहे हैं, जहां स्वयं शुभग्रह शुक्र बैठ करके व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र को अनुभवी बना रहे हैं।
साथ ही साथ अगर 12वें भाव के अधिपति को देखें या लाभ भाव के अधिपति का दशम लग्न में आना और नीच की राशि की तरफ बढ़ना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को थोड़े बहुत रुकावट के साथ, और ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति बाहर जाए। यहां भी वही और यहां भी वही। दूसरी बात है शुक्र गुरु का केंद्र में बैठना, लग्न में शनि, गंभीर काम, और व्यक्ति गंभीरता से, गंभीर निर्णय वाला और गंभीर बुद्धि का होता है, वो शुद्धतम स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। भाग्य भाव में बुध का बैठना ये व्यक्ति को टेक्निकली स्ट्रांग करते हैं और जल्दी ही किसी चीज को ग्रास्प करने की कैपेसिटी दे देते हैं। साथ ही साथ मंगल का अष्टम में जाना व्यक्ति के जीवन में कई बार रोड़े अटकाने का काम तो करता है, पर वहां से व्यक्ति को हठी, जिद्दी और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही पारंगतता हासिल करने वाला बना देता है। मंगल की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी, मंगल की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी, यहां के लिए थोड़ी सी सामान्यतया, पर वस्तुतः व्यक्ति अपने पराक्रम, अपने साहस और अपने पिता के सहयोग के द्वारा अपने संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हुए देखा जा रहा है। यह आपकी कुंडली है। दशाक्रम में मैंने कहा सूर्य 25%, चंद्रमा 25%, इन दोनों को बल दीजिए। इन दोनों को बल देने का मतलब क्या है? सूर्य की आराधना, ज्यादा देर तक जागना नहीं, सुबह जल्दी उठना और सूर्य को नमस्कार करना, एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने आप को एक्टिव करिए, घर की सफाई खुद से करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य के 108 नामों का स्मरण करिए, अगर हो सके तो अशोक का पेड़ लगाइए अपने घर के आसपास या कहीं दूर जाकर के। चंद्रमा के बाद मंगल, बहुत बढ़िया, 100% का परिणाम वो करेंगे, मैंने इसीलिए बात कही थी। गुरु, बुध जन्म कुंडली में 50%, बुध 50%, गुरु कमजोर हैं इस वजह से क्योंकि वो गुरु जो हैं वो अच्छे नहीं होते, ये भाग्य को थोड़े बहुत कमजोर कर रहे हैं, या फिर यहां पे भी वो नीच के हो जा रहे हैं, या फिर यहां पे भी वो शत्रु के राशि में और राहु केतु के संपर्क में, ये ठीक नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति को धर्म, पूजा, मंदिर, बड़ों का आदर, ब्राह्मणों का सम्मान और अपने से बड़ों का, धर्म ग्रंथों का, गीता जी का, रामायण का, भागवत महापुराण का, दुर्गा सप्तशती का, इन सब चीजों का अपने जीवन में समावेश करना होगा। गुरु के बाद शुक्र और शनि 50-50% का परिणाम करेंगे अपनी दशाओं में, मतलब आपको वो 50% गंभीर बनाएंगे, आपको वो 50% कर्म में सहयोग करेंगे। इनका 100% परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन राहु और केतु आपकी कुंडली में 25-25% के साथ एक्टिव होंगे। ये आपकी कुंडली है। मतलब मैं थोड़ा सा अभी भी आपको समझाने में ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि आप अभी भी समझे नहीं है। मतलब इन ग्रहों के ऐसे ऐसे प्रतिशत वाले में क्या है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में करियर में आधा परिणाम कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। मतलब करियर में जो लाभ मिलना चाहिए पूरा संपूर्ण, वो नहीं मिल रहा। व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए पूरा संपूर्ण, वो नहीं आ रहा। पर एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं कि अगर ये 25 भी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और वो 25 भी किसी के लिए संभाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है, तो आपको तो फिर भी 50 और 50 मिल रहा है, तो ये उतनी भी कमजोरी वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है, बुध अस्त है, गुरु अस्त है। अब इनको समझते हैं। गुरु अस्त होने से आपकी कुंडली का जो 12वां भाव है, मतलब सैया का सुख, वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, या व्यक्ति का व्यय असंतुलित हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पराक्रम को कमजोरी मिल सकती है, आलसी हो सकता है। बुध अगर अस्त होंगे तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख थोड़ा कमजोर हो सकता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में साहस, बल, पराक्रम और पराक्रम का सुख और दुश्मनों का आना, ये थोड़ा कमजोर और थोड़ा बढ़ना, ऐसा हो सकता है। अगर चंद्रमा कमजोर होंगे तो सब चीज को थोड़ा थोड़ा कमजोर करेंगे, मतलब धन, मतलब स्वास्थ्य, मतलब संबंध, मतलब इमोशन, मतलब कार्यशैली, मतलब जीवटता, मतलब साहस, मतलब पराक्रम, मतलब धैर्य, मतलब उदासीनता, मतलब जो है वो आपका इम्यून, मतलब आपके स्वभाव को, हर एक चीज को थोड़ी 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 कमजोरी मिलेगी, क्योंकि एकमात्र यही यह ग्रह है जो सबको प्रभावित कर देता है। मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, शाम वाला कार्यक्रम जरूर देखिएगा और जरूर बन के रहिएगा। इनकी कुंडली के हिसाब से मैंने नीली कहा है, और अभी तो फिलहाल नीली ही पहना सकते हैं या लाजवर्थ भी काम चलेगा। और वस्तुतः इनको पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए और भगवान गणेश की प्रतिमा का दर्शन इन्हें कर लेना चाहिए। आप लोग तो महाराष्ट्र के हैं और मुंबई तो मैं वैसे भी आने वाला हूं, जरूर और जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।